नमस्कार दोस्तों। आज से हम फ़िलोसफ़ी विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम शुरुआत इंडियन फ़िलोसफ़ी से करेंगे। इंडियन फ़िलोसफ़ी शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि फ़िलोसफ़ी की शुरुआत क्यों हुई, इसकी कितनी शाखाएं हैं और दर्शन का क्या मतलब है, फ़िलोसफ़ी का क्या मतलब है। आज हम फ़िलोसफ़ी का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हम जानते हैं फ़िलोसफ़ी की शुरुआत क्यों हुई। कि फ़िलोसफ़ी की शुरुआत क्यों हुई, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए, जो पहले के लोग थे उन्होंने जीवन को सिर्फ जीने की बजाय इस जीवन को समझने की और जानने की इच्छा महसूस की। तो देखिए, जो पहले के लोग थे वो दुनिया को कैसे जानते थे। वो जानते थे धार्मिक कहानियों से, देवताओं से। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ तो उसके मन में प्रश्न उठने शुरू हो गए। ये प्रश्न आप सबके मन में भी उठते ही होंगे। रात को 2 बजे हम सभी महान फिलोसफर बन जाते हैं कि मैं कौन हूँ, हम यहाँ क्यों हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, इस दुनिया को किसने बनाया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आई, क्यों दुनिया बनाई। ये सभी प्रश्न उठने शुरू हुए और जब इन प्रश्नों के उत्तर धार्मिक कहानियों में नहीं मिले तो मनुष्य ने अपनी सोच और तर्कों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और जैसे जैसे शहर, राजनीति और समाज का विकास हुआ, नए प्रश्न खड़े हो गए। न्याय क्या है, अच्छा जीवन कौन सा जीवन है, सच की क्या परिभाषा है, सच को कैसे जाना जाए। तो इन्हीं सभी प्रश्नों ने मनुष्य को धर्म से, मिथकों से और परंपराओं से बाहर निकालकर स्वतंत्र सोच की ओर धकेल दिया। यही स्वतंत्र सोच और तर्कशील सोच ही फिलोसफी का जन्म है। देखिए, फिलोसफी बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपका जीवन देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अधिकांश समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्शन और फिलोसफी में क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्शन शब्द का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्शन शब्द का क्या मतलब है। इस शब्द को हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार उपयोग करते ही हैं। सड़क पर निकले, कोई दिखा, बोले अरे आज तो आपके दर्शन हो गए, पूरा दिन अच्छा निकलेगा। और कई बार बोल देते हैं किस मनहूस व्यक्ति के दर्शन हो गए, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो देखिए, जो दर्शन का जो सामान्य अर्थ है, जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, वो होता है देखना। देखना। तो दर्शन का जो सामान्य अर्थ है, जो संकीर्ण अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो होता है देखना। अब देखने के भी कई संदर्भ हो सकते हैं कि किसके द्वारा देखना, क्या देखना और क्यों देखना। किससे देखना, क्या देखना और क्यों देखना। अब किससे देखना, इसके भी 2 संदर्भ हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आँखों से, इंद्रियों से देखना, इंद्रियों से, आँखों से चक्षु, नयन, इनसे आँखों से देखना। मैं इस बोर्ड को देख रहा हूँ, मैं इस दीवार को देख रहा हूँ, मतलब खुली आँखों से देखना। दूसरा हो सकता है अंतरात्मा की आंखों से देखना, अंतरात्मा के नेत्रों से देखना, देखना। देखिए, जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो अंतरात्मा की आंखों से देखना, उसका ज्ञान ग्रहण करना। जैसे कि देखिए, कोई व्यक्ति है, मंदिर जा रहा है, हम उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो। बोलता भाई हम तो मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। वो व्यक्ति पहुंचा मंदिर में, उसके सामने भगवान की मूर्ति रखी है। एक व्यक्ति ने उस मूर्ति को 5 सेकंड देखा, 10 सेकंड देखा, वो चला गया। अब एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने उस मूर्ति को देखा, पहले 5 सेकंड देखा, 10 सेकंड देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की। अब वो अंतरात्मा की नेत्रों से उसको देख रहा है, उसका ज्ञान ग्रहण कर रहा है। तो उसको कहते हैं अंतरात्मा के नेत्रों से देखना। जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, अंतरात्मा की नेत्रों से देखा जा सकता है। अब क्या देखना, इसमें भी 2 संदर्भ बन सकते हैं। एक तो हो सकता है भौतिक जगत को देखना, इस संसार को देखना, भौतिक जगत, इस संसार को देखना, इस संसार की वस्तुओं को देखना, इस संसार की वस्तुओं को देखना। और दूसरा हो सकता है परम तत्वों को देखना,
परम तत्व, परम तत्व को देखना जो कि सर्वोच्च सत्ता है। सर्वोच्च सत्ता है, इसको देखना। अब क्यों देखने में भी दो संदर्भ बन सकते हैं। एक संदर्भ ये है कि भोग प्राप्ति के लिए देखना, भोगार्थ हेतु, और दूसरा सुख प्राप्ति के लिए देखना। और इसका जो एक संदर्भ और बनता है वो ये है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए देखना, मोक्षार्थ हेतु। तो देखिए जो दर्शन का जो संकीर्ण अर्थ बनता है ना, वो बनता है कि आँखों से भौतिक जगत की वस्तुओं को देखना, इस संसार की वस्तुओं को देखना ताकि सुख की प्राप्ति हो सके, ये दर्शन का संकीर्ण अर्थ है। और जो दूसरा बनता है वो अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो जो ये जो अर्थ है ना कि अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ये दर्शन का वास्तविक अर्थ है। दर्शन का वास्तविक और व्यापक अर्थ है। वास्तविक व व्यापक अर्थ है। जो दर्शन का जो वास्तविक और व्यापक अर्थ है ना, वो ये है कि अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो कई बार हम दर्शन का अर्थ संकीर्ण अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक अर्थ है वो ये है, अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दर्शन का वास्तविक मतलब ये है। तो ये हुआ हमारा दर्शन का मतलब। अब हम देखते हैं फिलॉसफी का क्या मतलब है। फिलॉसफी कि फिलॉसफी का क्या मतलब। देखिए फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान के प्रति प्रेम, यानी कि लव ऑफ विजडम। ER लगा दीजिए, फिलोसफर यानी ज्ञान के प्रेमी, ज्ञान के प्रेमी। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम सब लोग फिलोसफर हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी फिलोसफर हैं। खुश हो जाइए कि आप लोग फिलोसफर हैं। इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सभी फिलोसफर, क्योंकि सभी का अपना जीवन जीने का ढंग है। हम इस दुनिया के लोगों को फिलोसफर और नॉन फिलोसफर में वर्गीकृत नहीं कर सकते, उनको नहीं बांट सकते। हाँ, मतलब फ़र्क बस इतना है कि कोई अच्छा फिलोसफर है, कोई बैड फिलोसफर है। जो अच्छा फिलोसफर है वो अत्यधिक तार्किक, अत्यधिक बौद्धिक, उसका व्यापक दृष्टिकोण होगा जिसका, उसको हम कहेंगे अच्छा फिलोसफर है, गुड फिलोसफर है। लेकिन जो अतार्किक है, अबौद्धिक है, अंधविश्वास से युक्त है, उसको हम कहेंगे बैड फिलोसफर है। पर तो हम दुनिया के लोगों को फिलोसफर और नॉन फिलोसफर में वर्गीकृत नहीं कर सकते। हर व्यक्ति फिलोसफर, क्योंकि सभी का अपना जीवन जीने का ढंग है। एक जो चरवाहा है वो भी फिलोसफर है, क्योंकि वो अपने जीवन से, अपने ढंग से जीवन को जी रहा है, अपने दृष्टिकोण से जीवन को देख रहा है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जीवन को जीता है, तो हर व्यक्ति फिलोसफर है। तो अगर हम फिलोसफी को परिभाषित करें तो हम परंपरागत रूप में कह सकते हैं कि परंपरागत हम तौर पर फिलोसफी को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि जो फिलोसफी है वो जीवन और जगत के आरंभ या प्रारंभ व अंत व लक्ष्य कह लीजिए या उद्देश्य को समझने का प्रयास है। तो देखिए ये फिलोसफी की परंपरागत परिभाषा हो सकती है कि जो फिलोसफी वो जीवन और जगत के आरंभ या प्रारंभ व अंत और लक्ष्य को जानने का प्रयास है। अब देखिए
जीवन और जगत का आरंभ कैसे हुआ, इसके विषय में विज्ञान भी व्याख्या देता है। विज्ञान भी व्याख्या देता है कि जीवन और जगत का आरंभ कैसे हुआ। वो अपनी थ्योरी लेकर आता है, वो कहता है कि बिग बैंग थ्योरी को बताता हो कि बिग बैंग थ्योरी से जीवन और जगत का विकास हुआ। और फिलोसफी में भी हमें इसके बारे में खूब जानकारी मिलती है। कोई कहता है एक तत्व है, कोई कहता दो है, कोई कहता बहुतत्व है, कोई कहता भौतिक है, कोई कहता चेतन है, कोई कहता ये जगत मिथ्या है। तो हमें खूब जानकारी मिलती है। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, अगर आप इसके बारे में किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे ना, मैथमेटिशियन से या किसी और फील्ड के मास्टर से, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप किसी साइंटिस्ट से ही पूछ लीजिए कि भाई साहब बताइए जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो आपके शरीर के बारे में बता देगा, आपके शरीर के अंदर क्या क्या है पूरा एनालिसिस कर देगा, इसका विकास कैसे हुआ, बच्चे का जन्म कैसे होता है, सब कुछ बता देगा। लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। चाहे आप पूछ लेना, अगर आपको जीवन के लक्ष्य के बारे में जानना है तो आपको फिलोसफी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अब देखिए फिलोसफी के अंदर जीवन का लक्ष्य क्या है। तो देखिए जो शुरुआती दौर था उसमें जो जीवन का लक्ष्य माना गया वो माना गया था स्वर्ग। कि भाई जीवन का चरम लक्ष्य है स्वर्ग। कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। तो जीवन का चरम लक्ष्य है स्वर्ग। विभिन्न धर्मों में इस शब्द को देखने को मिलता है। वेदों में स्वर्ग की बात आई है, जैसे विभिन्न धर्मों में जन्नत है, हेवन है, ये शब्द हमें देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके नाम के आगे लगता है कि स्वर्गवासी श्री XYZ। कोई व्यक्ति होगा ना जिन्हें जीवन भर नीच से नीच कार्य की होगी, कोई भी अच्छा काम नहीं किया हो, उसके नाम के आगे भी हम स्वर्गवासी लगा देते हैं। इंसान पिघल जाते हैं कि व्यक्ति मर गया तो हम स्वर्गवासी बना देते हैं उसको। किसी नाम के आगे आपको नरकवासी श्री XYZ लिखा नहीं मिलेगा, स्वर्गवासी लिखा मिलेगा। जैसे जैसे समय बीता तो जीवन का जो चरम लक्ष्य था वो माना गया मोक्ष को माना गया कि भाई जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है। अधिकांश दर्शन मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं कि जीवन में दुख है, इनको दूर करना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। लेकिन जो बाद में कुछ लोगों ने माना कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो ना तो स्वर्ग है और ना ही मोक्ष है, और जो जीवन का चरम लक्ष्य है वो है मानव कल्याण। तो जीवन के चरम लक्ष्य को मानव कल्याण माना गया। जैसे कि आप महात्मा गांधी से पूछिए, गांधी से पूछिए, रविंद्रनाथ टैगोर से पूछिए, राधा कृष्णन से और आप स्वामी विवेकानंद से पूछेंगे तो, और आप अरविंद से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो है मानव कल्याण। ये मानवतावादी दार्शनिक है। और ये जो दार्शनिक है ये समकालीन नैतिक भारतीय दार्शनिक हैं। ये मानवतावादी दार्शनिक है, ये मानव कल्याण को वरीयता देते हैं। तो ये ना तो स्वर्ग को जीवन का लक्ष्य मानते हैं और ना ही मोक्ष को, ये मानते हैं मानव कल्याण ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ये हुआ लक्ष्य। तो देखिए इसकी परिभाषा, जीवन और जगत के आरंभ या प्रारंभ को वह अंत और लक्ष्य को जानने का प्रयास है। तो अब सवाल ये बनता है कि भाई कौन सा प्रयास है? तो वो प्रयास हो सकता है तार्किक प्रयास हो सकता है, वो बौद्धिक प्रयास हो सकता है, वो सर्वांगीय प्रयास हो सकता है, वो निष्पक्ष प्रयास हो सकता है, वो व्यापक हो सकता है। तो ये इन प्रयासों से हम इन सबको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये है फिलोसफी की परिभाषा और ये है फिलोसफी का मतलब। तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत तौर पर फिलोसफी जीवन और जगत के आरंभ या प्रारंभ व अंत और लक्ष्य को जानने का प्रयास है। और ये कौन सा प्रयास है? तार्किक प्रयास है, बौद्धिक प्रयास है, सर्वांगीय प्रयास है, निष्पक्ष प्रयास है, व्यापक प्रयास है। तो ये फिलोसफी की परिभाषा। तो देखिए आप इसको।
अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताइए हम फिलोसफी में अगर हमें किसी चीज़ का अध्ययन करना है तो हमें किस पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा, तो देखिए फिलोसफी में किसी भी चीज़ का अध्ययन करने की पद्धति क्या होनी चाहिए। पद्धति, अगर फिलोसफी में किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है तो उसकी पद्धति क्या है, तो वो हो सकती है, वो हम उसका तार्किकता के साथ अध्ययन करें, बौद्धिकता के साथ अध्ययन करें, बौद्धिकता के साथ व्यापकता के साथ, समीक्षा के साथ और मूल्यात्मक अध्ययन करें। मूल्यात्मक का मतलब है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मूल्यात्मक का मतलब है कि क्या होना चाहिए, और हो सकता है निष्पक्ष तरीके से अध्ययन करें। तो ये है पद्धति है। किसी भी चीज़ का अगर हमें फिलोसफी में अध्ययन करना है, अगर हमें किसी भी चीज़ का अध्ययन तार्किक तरीके से कर दिया, बौद्धिक तरीके से कर दिया, व्यापक दृष्टिकोण के साथ कर दिया, समीक्षा कर दी, उसकी आलोचना भी करेंगे, मूल्यात्मक अध्ययन कर दिया उसको, निष्पक्ष होकर अगर आपने किसी भी चीज़ का अध्ययन कर दिया तो समझ लीजिए आपने उसका फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन कर दिया। वो है फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, आपने उसका कर दिया। अगर आपने किसी भी चीज़ का अध्ययन तार्किक, बौद्धिक, व्यापक दृष्टिकोण से, समीक्षा के साथ, मूल्यात्मक और निष्पक्ष रहकर आपने अध्ययन कर दिया तो उसका समझिए कि फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जैसे कि देखिए हमें ईश्वरी शब्द देख लीजिए, जैसे ईश्वर शब्द है, ये शब्द फिलोसफी में हमें खूब देखने को मिलेगा, इसके बारे में खूब जानना है। अब देखिए अगर हमें इसका भी अध्ययन करना है तो इसका भी अध्ययन हम तार्किक तरीके से करेंगे, बौद्धिक तरीके से करेंगे, व्यापक दृष्टिकोण के साथ करेंगे, इसकी समीक्षा भी करेंगे, इसकी आलोचना भी करेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या होना चाहिए, और निष्पक्ष होकर हम इसका अध्ययन करेंगे। निष्पक्ष रहकर, तटस्थ रहकर इसका अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि ईश्वर शब्द देखा तो क्या हम इसके सामने अगरबत्ती जलाएंगे या इसकी पूजा पाठ करेंगे, नहीं, हम उसका भी अध्ययन करेंगे तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ, व्यापक दृष्टिकोण के साथ, उसकी आलोचना करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे क्या होना चाहिए, वो भी तटस्थ रहकर। ऐसा नहीं कि ईश्वर शब्द देखा और दो ग्रुप बन गए, एक यस का और एक नो का। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि दो ग्रुप बना लिए, ईश्वर शब्द आया, यस भाई हम तो बिल्कुल मानते हैं, इसके तर्क देने शुरू कर दिए, इसके जो फेवर में होगी फेवर में तर्क देंगे, जो एंटी होंगे उसके एंटी में, उसके विपरीत में तर्क देना शुरू कर देंगे। नहीं, हमें इसका तार्किकता के साथ अध्ययन करना है। हम इसके दोनों पक्षों को देखेंगे, हम इसके जो हाँ कह रहा है उस पक्ष को भी देखेंगे, जो नो कह रहा है उस पक्ष को भी देखेंगे कि जो हाँ कह रहा है ईश्वर के बारे में, क्या वो सिद्ध कर पा रहा है, उसकी बातों में दम है, वो सिद्ध कर सकता है, और जो नो कह रहा है उसकी बातों में कितना दम है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तार्किक तरीके से करेंगे, बौद्धिक तरीके से करेंगे, मूल्यात्मक दृष्टिकोण से करेंगे, वो निष्पक्ष रहकर, तटस्थ रहकर। ऐसा नहीं है ईश्वर शब्द देखा आप इस ग्रुप में होली, आप इस ग्रुप में होली, नहीं, हम इन तरीकों से अध्ययन करेंगे। ये है फिलोसफी। और जो फिलोसफी के अप्रोच है ना, वो सबसे व्यापक अप्रोच है। विभिन्न विषयों की परिणति फिलोसफी में होती है। आप एमए के बाद एमफिल तो अब होती नहीं, मास्टर ऑफ फिलोसफी। अगर आप पीएचडी करेंगे तो आप फिलोसफी की डिग्री लेंगे, डीफिल करेंगे फिलोसफी की डिग्री मिलेंगे। तो फिलोसफी का अप्रोच बहुत व्यापक है। और जो व्यक्ति साइंस में दिलचस्पी रखता हुआ ना, जो साइंस बैकग्राउंड का, उसको इसमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो साइंस है वो भी तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ और व्यापक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन करता है। उसमें भी लॉजिकली बातों को देखा जाता है। तो देखिए ये है।
तो हमें तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ, व्यापक दृष्टिकोण, समीक्षा और मूल्यात्मक और निष्पक्ष, ये है इसकी पद्धति। किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है तो उसकी पद्धति ये है, ये है फिलोसफी का दृष्टिकोण। तो देखिए इसको, अब हम देखते हैं जीवन और जगत, जो हमने पहले किया था ना। तो देखिए हमने फिलोसफी में देखा कि जीवन और जगत, जीवन और जगत के आरंभ, प्रारंभ, अंत और लक्ष्य को जानने का प्रयास है। अब देखिए जो ये जीवन है, जो हमारा जीवन है, इसके विभिन्न पक्ष हैं। इसके विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। हमारे जीवन के विभिन्न पक्ष हैं। राजनीतिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है। जैसे कि एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, वो पूजा पाठ करता है, वो नमाज अदा करता है, वो अरदास करता है, तो वो उसका धार्मिक पक्ष हुआ। धार्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष। और कोई व्यक्ति है जिसको किसी पार्टी विशेष से लगाव है, चुनाव में खड़ा होता है, किसी पार्टी विशेष के लिए प्रचार करता है, तो वो उसका हुआ राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष। और तीसरा होता है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष। तो जीवन के ये पक्ष होते हैं। किसी का धार्मिक पक्ष होता है, किसी का राजनीतिक पक्ष होता है, किसी का सामाजिक पक्ष हो सकता है। तो जैसे कि देखिए राजनीतिक पक्ष है और सामाजिक पक्ष है। अगर हमने राजनीतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष, अगर हमने राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, अगर हमने उनका अध्ययन तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ, व्यापकता के साथ, मूल्यात्मक अध्ययन, व्यापक दृष्टिकोण के साथ और निष्पक्ष रहकर अगर हमने उसका अध्ययन कर दिया तो कहलाएगा सामाजिक राजनीतिक दर्शन। सामाजिक राजनीतिक दर्शन। सामाजिक राजनीतिक दर्शन। सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी। तो कहलाएगा सामाजिक राजनीतिक दर्शन। इस विषय को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर हमने राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के अगर विभिन्न पक्षों का अध्ययन तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ, व्यापकता के साथ, समीक्षात्मक अध्ययन, मूल्यात्मक और निष्पक्ष रहकर अगर हमने इसका अध्ययन कर लिया तो कहलाता है सामाजिक राजनीतिक दर्शन। और वैसे ही अगर हमने धार्मिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ, व्यापक दृष्टिकोण के साथ, मूल्यात्मक और निष्पक्षता के साथ अगर हमने अध्ययन कर दिया तो वो कहलाता है धार्मिक दर्शन। धार्मिक दर्शन। और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन हमने तार्किकता के साथ कर दिया, बौद्धिकता के साथ कर दिया, व्यापक दृष्टिकोण के साथ या निष्पक्ष रहकर उसका अध्ययन कर दिया तो कहलाता है सामाजिक दर्शन। अगर कोई पूछे ना कि धार्मिक दर्शन बताओ भाई क्या है, तो बता दो कि हमारे धार्मिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन अगर हमने इस पद्धति के साथ कर दिया तो वो धार्मिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन क्या है, इस पद्धति के साथ अध्ययन कर दिया तो राजनीतिक दर्शन। सामाजिक दर्शन, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन इसके साथ कर दिया तो सामाजिक दर्शन। और राजनीतिक जीवन व सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन हमने इसके साथ कर दिया तो वो सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो ये हुआ हमारा। अब हम देखते हैं कि इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, फिलोसफी की शाखाएं कौन कौन सी हैं।
अच्छी हैं। नोट करना चाहें तो करिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम देखते हैं इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, तो देखिए फिलोसफी की 3 प्रमुख शाखा मानी जाती है। 3 प्रमुख शाखाएं हैं। एक है मेटाफिजिक्स, एक है मेटाफिजिक्स जिसको हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं, तत्व मीमांसा। दूसरी है इपिस्टिमोलॉजी, जिसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और तीसरी है एथिक्स, जिसको नीति शास्त्र कहते हैं, जिसको नीति शास्त्र कहते हैं। देखिए अब एक एक करके अब इनको देखने जा रहे हैं कि मेटाफिजिक्स क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और नीति शास्त्र क्या है। एक एक करके अब हम इनको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्व मीमांसा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं तत्व मीमांसा क्या है। सबसे पहले देखते हैं तत्व मीमांसा क्या है। तो देखिए जो मीमांसा का मतलब है वो होता है खोज, वर्णन, विवेचना, और व्यापकता। जो मीमांसा का मतलब होता है खोज, वर्णन, विवेचना और समीक्षा। समीक्षा। तो देखिए जहाँ पर तत्वों की खोज, तत्वों का वर्णन, तत्वों की विवेचना और तत्वों की समीक्षा होती है, वो होती है तत्व मीमांसा। उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। अब तत्व क्या है कि मूल तत्व क्या है, मूल तत्व, मूल तत्व क्या, मूल तत्व की खोज, मूल तत्व का वर्णन, मूल तत्व की विवेचना और मूल तत्व की समीक्षा होती है, उसको हम कहते हैं तत्व मीमांसा। अब देखिए इस तत्व के अंदर ईश्वर, आत्मा, जगत आदि का वर्णन होता है। ईश्वर, आत्मा, जगत आदि का वर्णन होता है। ये है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। अब हम तत्व लग रहे हैं कि अब ये तत्व क्या है। तो देखिए इस संसार को 2 तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। एक है भौतिक तत्व और दूसरा है चेतन तत्व। तो देखिए भौतिक और चेतन तत्व, भौतिक और चेतन तत्व क्या है। अब देखिए हम तत्वों को देखते हैं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो तत्व है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है भौतिक तत्व और दूसरा है चेतन तत्व। भौतिक तत्व, भौतिक तत्व, भौतिक तत्व कह लो या जड़ तत्व कह लो या निर्जीव तत्व कह लो। जैसे कि ये बोर्ड है, ये भौतिक तत्व है। ये चौक है, ये भौतिक तत्व। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसको दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, इसमें भावनाएं नहीं है। ये भौतिक है। ये जड़ है, जड़ है। ये निर्जीव है, निर्जीव है ये। और दूसरी तरफ चेतन तत्व, हम चेतन हैं। हमें दुख होती है, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हमें आनंद होता है, हमें गुस्सा आता है। तो दूसरा है चेतन तत्व, दूसरा चेतन तत्व। चेतन तत्व के अंदर चेतन गुण होते हैं। चेतन गुण, चेतन गुण जैसे कि खुशी, दुख,
दर्द, आनंद, पीड़ा, सहानुभूति, सहानुभूति। तो ये चेतन तत्व है जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और भौतिक तत्वों के अंदर जड़, निर्जीव, जैसे कि हम आंखों से देख रहे हैं, जैसे बोर्ड ये निर्जीव है, ये कुर्सी निर्जीव है, ये पंखा निर्जीव है, मेरे सामने लगा कैमरा निर्जीव है, तो ये निर्जीव है। और देखिए अगर हम भौतिक तत्वों को अगर हम मूल तत्व मानेंगे, अगर हमने भौतिक तत्वों को मूल तत्व मान लिया, जैसे कई दर्शन है जो जीवन और दर्शन के मूल तत्वों को मूल तत्वों को भौतिक तत्व मानते, तो वो कहलाएगा भौतिकतावाद। और अगर हमने चेतन तत्वों को मूल तत्व मान लिया तो कहलाएगा अध्यात्मवाद। आध्यात्मवाद। अगर आपने भौतिक तत्वों को मूल तत्व माना तो कहलाएगा भौतिकतावाद। अगर हमने चेतन तत्वों को मूल तत्व मान लिया तो कहलाएगा आध्यात्मवाद। तो जैसे कई दर्शन हैं वो जीवन और दर्शन के मूल तत्वों को भौतिक तत्व मानते हैं। देखिए आज का समाज भौतिकतावादी समाज है। आज का समाज भौतिक तत्वों को ही वरीयता देता है। गाड़ी, रुपया, पैसा, मकान, इन सब के पीछे भाग रहा है। आज के समाज को कोई मतलब नहीं है चेतन तत्व से, कोई मतलब नहीं है किसी की भावना से। आज का समाज सिर्फ और सिर्फ शरीर को वरीयता देता है। किसी के मन में कोई कितना परेशान है, कोई कितना पीड़ा में है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी आत्मा क्या करती है, कोई मतलब नहीं, बस शरीर। और परिणाम क्या हुआ, नैतिकता में भारी गिरावट आई इसके कारण। तो ये है तत्व। तो हमने तत्व देख लिया, तत्व मीमांसा देख लिया। अब हम देखते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा। तो देखिए जहाँ मीमांसा का मतलब होता है खोज, वर्णन, समीक्षा, विवेचना। तो देखिए जहाँ ज्ञान संबंधी विभिन्न विषयों की खोज, वर्णन, समीक्षा, विवेचना आदि होती हो, उसको हम कहेंगे ज्ञान मीमांसा। अब देखिए ज्ञान संबंधी विभिन्न विषयों की विवेचना कैसे, जैसे कि सही ज्ञान क्या है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या है, कि सही ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है, प्राप्ति का स्रोत क्या है, ज्ञान कितने प्रकार का है, ज्ञान के प्रकार कितने हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है, सीमा क्या है, ज्ञान की प्रमाणिकता कैसे निर्धारित होती है, तो देखिए ये ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा हम ज्ञान संबंधी विभिन्न विषयों की खोज, वर्णन, समीक्षा, विवेचना करते हैं कि विवेचना कैसे की जाए, कि सही ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है, कितने प्रकार है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसकी प्रमाणिकता कैसे निर्धारित की जाए ज्ञान की। तो ये सब ज्ञान मीमांसा है। तो ये ज्ञान मीमांसा थी। अब हम देखते हैं एथिक्स क्या है, नीति शास्त्र क्या है। तो देखिए नीति शास्त्र क्या है।
लेकिन नीति शास्त्र क्या है? तो नीति शास्त्र के अंदर जैसे कि जो सामान्य मानव है, सामान्य मानव है, जो सामान्य मानव है, जो सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है उसके आचरण की विवेचना और मूल्यांकन किया जाता है। उसका जो आचरण है, उसके आचरण की विवेचना और मूल्यांकन करना ही नीति शास्त्र है। एथिक्स में यही होता है कि उसके आचरण का मूल्यांकन कैसे होगा। मूल्यांकन के अंदर कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए। ये उचित ये है कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। एथिक्स में हम यही सब पढ़ते हैं। इसको हम एथिक्स में ही डिटेल में देखेंगे, यहाँ इतने डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस मोटा मोटा देखकर निकलते हैं। अब देखिए कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। अब देखिए कि हम जो उचित है और अनुचित है, हम उचित आचरण को बढ़ा सकते हैं और अनुचित आचरण को हम घटा सकते हैं। उस जैसे कि किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित कर कर उसे उपहार देकर और हम अनुचित आचरण को कम कर सकते हैं, उसकी निंदा कर कर यहाँ पर प्रशंसा भी, निंदा कर उसे दंड देकर, हतोत्साहित कर हम इस आचरण को, अनुचित आचरण को घटा सकते हैं और उचित आचरण को बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार भी तो नाना प्रकार के उपहार देती है लोगों को। अब देखिए कि उचित है और जो अनुचित है, अब इसका निर्धारण कैसे होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो देखिए जैसे कि कानून के हिसाब से माना जाए तो, जैसे कि अगर कोई कानून के अनुसार कार्य कर रहा है तो वो उसका कर्म उचित कर्म है, और कानून के विपरीत कर रहा है तो वो अनुचित कर्म है। कई बार धर्मों के हिसाब से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति धर्म के हिसाब से कार्य कर रहा है तो वो उचित है, कोई अनुचित है। समाज के हिसाब से भी देखा जा सकता है, परिणाम के अनुसार भी देखा जा सकता है, परिणाम के अनुसार भी देखा जा सकता है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकल रहा है। अगर उसका परिणाम अच्छा निकल रहा है तो वो कर्म उचित कर्म है, और परिणाम गलत निकल रहा है तो वो कर्म अनुचित कर्म है। इसको हम डिटेल में एथिक्स में ही देखेंगे। तो ये थी दर्शन शास्त्र की तीसरी शाखा नीति शास्त्र की। हमने तत्व मीमांसा देख ली, ज्ञान मीमांसा देख ली। तत्व मीमांसा में तत्व संबंधी विषयों की खोज, विवेचना, वर्ण, समीक्षा आदि। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान संबंधी विभिन्न विषयों की। और नीति शास्त्र में जो सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे सामान्य मनुष्य के आचरण का विवेचना और मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन दो आधार पर हो सकता है, एक उचित और अनुचित। हम उचित वो है कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए, और अनुचित है कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। हम उचित कर्म को बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर कर, उसको उपहार देकर, प्रोत्साहित कर कर, और हम अनुचित कर्म को घटा सकते हैं, उसकी निंदा कर कर, उसे दंड देकर, उसे हतोत्साहित कर कर। उसका निर्धारण कानून के हिसाब से हो सकता है, धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से, परिणाम के हिसाब से। इसको हम डिटेल में एथिक्स में देखेंगे, यहाँ नहीं देखना। तो ये थी शाखाएं। तो हमने फिलोसफी की शुरुआत कैसी हुई ये देख लिया। दर्शन शब्द का क्या मतलब है, फिलोसफी शब्द का क्या मतलब है, इसकी शाखाओं को देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम इंडियन फिलोसफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत में हम इंडियन फिलोसफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में उसकी शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।